हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 3 के करंट अफेयर्स सैंपल क्वेश्चंस। Q1 यूनियन बजट 2026-27 में डिफेंस। पहला प्रश्न डिफेंस बजट पर आधारित है, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत का डिफेंस बजट अब मैन पावर हेवी एक्सपेंडिचर से हटकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले ट्रेंड समझिए। आज भारत के डिफेंस स्पेंडिंग में कैपिटल आउटले बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, जैसे मॉडर्न वेपन्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और नई टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ भारत में इंडिजनाइजेशन यानी आत्मनिर्भर डिफेंस पर भी जोर बढ़ा है। पहले भारत इंपोर्ट हेवी प्रोक्योरमेंट पर निर्भर था, लेकिन अब धीरे धीरे डोमेस्टिक सोर्सिंग को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार अब R&D, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस जैसी नई डोमेन्स पर भी निवेश कर रही है। साथ ही डिफेंस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर और MSME की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। अब सवाल आता है कि मॉडर्नाइजेशन की जरूरत क्यों है। भारत के सामने चीन बॉर्डर, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर और इंडो पैसिफिक में समुद्री चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। आज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की जरूरत है, जिसमें डेटा, सैटेलाइट और रियल टाइम इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, UAV और हाइपरसोनिक वेपन्स भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। और भारत को अभी भी कई पुराने सोवियत एरा सिस्टम्स को रिप्लेस करना है। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि भारत की फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम होगी। भारत सैंक्शंस या सप्लाई चेन डिसरप्शन के खतरे से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ने से भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं। भारत का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी भी सैलरी और पेंशन की वजह से भारी बना हुआ है। कई प्रोजेक्ट्स में प्रोक्योरमेंट डिले और स्लो एग्जीक्यूशन भी एक बड़ी समस्या है। और टेक्नोलॉजी गैप जैसे इंजन, सेमीकंडक्टर और एडवांस सेंसर में इंपोर्ट डिपेंडेंस अभी भी बनी हुई है। कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि डिफेंस बजट का ये ट्रेंड भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, R&D और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को तेज करना जरूरी है। Q2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। दूसरा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर आधारित है। यह प्रश्न पूछता है कि यह स्कीम भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और यह आत्मनिर्भर भारत में कैसे योगदान देती है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक मुख्य रूप से असेंबली करता रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स जैसे PCB, सेंसर, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले और कनेक्टर्स का इंपोर्ट काफी ज्यादा है। ये स्कीम भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कंपोनेंट इंपोर्ट डिपेंडेंस को टारगेट करती है। इस स्कीम का महत्व ये है कि ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को मजबूत करेगी और सप्लाई रिलायबिलिटी बढ़ाएगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और भारत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में यह स्कीम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगी और हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम तैयार करेगी। ये भारत को केवल असेंबली से निकालकर फुल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाएगी। इसके फायदे होंगे, भारत में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, MSME और एंसिलरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में रोजगार बढ़ेगा। साथ ही FDI आकर्षित होगी और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बढ़ने से भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी मजबूत होगी। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस इक्विपमेंट, टेलीकॉम जैसे 5G और 6G, EV इकोसिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत, क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप और चीन, वियतनाम, ताइवान जैसी कंट्रीज से ग्लोबल कॉम्पिटिशन। कंक्लूजन ये है कि ये स्कीम मेक इन इंडिया और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए एक की रिफॉर्म है। Q3 NDMA गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। तीसरा प्रश्न NDMA की DVI गाइडलाइंस पर है। सबसे पहले DVI का अर्थ समझिए। DVI का मतलब है मास कैजुअलिटी डिजास्टर में विक्टिम्स की पहचान वैज्ञानिक तरीके से करना। इसमें फॉरेंसिक मेथड्स जैसे DNA प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट्स, डेंटल रिकॉर्ड और पर्सनल बिलोंगिंग्स का उपयोग किया जाता है। अब ये डिजास्टर गवर्नेंस में क्यों जरूरी है? सबसे पहला कारण है कि ये मृतकों की गरिमा सुनिश्चित करता है और ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस को मजबूत करता है। दूसरा, ये आइडेंटिटी को लेकर लीगल डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस और मुआवजा मामलों में समस्या कम करता है। ये इंश्योरेंस, सेटलमेंट और कॉम्पनसेशन को फास्ट बनाता है। साथ ही मिसआइडेंटिफिकेशन रोकता है और सोशल अनरेस्ट की संभावना कम करता है। ये डिजास्टर अकाउंटेबिलिटी और डेथ डेटा की एक्यूरेसी के लिए भी जरूरी है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी चुनौती है कि फॉरेंसिक लैब और ट्रेनड मैन पावर की कमी होती है। पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और डिजास्टर अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन भी कमजोर रहता है। कई बार एंटीमॉर्टम रिकॉर्ड्स नहीं होते, डेटा सिस्टम कमजोर होता है, DNA सैंपलिंग और स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट की कमी होती है और बड़े डिजास्टर में हॉस्पिटल तथा मॉर्चरी ओवरबर्डन हो जाते हैं। वे फॉरवर्ड के लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट DVI टीम बनाई जाए, SOP बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स विकसित हों और हेल्थ तथा पुलिस डेटाबेस का इंटीग्रेशन मजबूत किया जाए। Q4 16वीं फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। चौथा प्रश्न 16वीं फाइनेंस कमीशन पर है। फाइनेंस कमीशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पिलर है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट्स के बीच फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करता है। ये इक्विटी, एफिशिएंसी और फिस्कल डिसिप्लिन को एक साथ मैनेज करता है। 16वीं फाइनेंस कमीशन में कई रिफॉर्म एरिया अपेक्षित हैं। सबसे पहले टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला में पॉपुलेशन बेस ईयर को लेकर डिबेट हो सकती है, जैसे 1971 बनाम 2011। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया को ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है। इसके अलावा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए टारगेट्स तय किए जा सकते हैं। ग्रांट्स एंड एड को हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और लोकल बॉडीज के लिए ज्यादा टारगेटेड बनाया जा सकता है। लोकल बॉडी फाइनेंसिंग को मजबूत करना भी एक बड़ा एरिया है, ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पर्याप्त फंड मिले। क्लाइमेट और डिजास्टर फाइनेंसिंग के लिए ग्रीन ग्रांट्स और रेजिलियंस फंडिंग की संभावना भी है। साथ ही GST कंपनसेशन और सेंटर स्टेट ट्रस्ट इशू भी इस कमीशन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकते हैं।
कंक्लूजन ये है कि 16वीं फाइनेंस कमीशन अगर प्रिडिक्टेबल, फेयर और परफॉर्मेंस लिंक्ड डिवोल्यूशन दे सके तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मजबूत होगा। Q5 एनसीडब्ल्यू भूमिका और सुधार। पांचवा प्रश्न नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी एनसीडब्ल्यू पर है। एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के तहत बनी है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। एनसीडब्ल्यू शिकायत निवारण करता है, पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है, लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाता है और महिलाओं से जुड़े कानूनों की मॉनिटरिंग करता है। इसने जेंडर बेस्ड वायलेंस, वर्कप्लेस हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों को लगातार हाईलाइट किया है। एनजीओ और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन में भी इसकी भूमिका रही है। लेकिन एनसीडब्ल्यू की कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। इसके पास एनफोर्समेंट पावर सीमित है। स्टाफ और बजट की कमी भी है। कई बार शिकायत निवारण में देरी होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगते रहे हैं। स्टेट वीमेन कमीशंस के साथ कोऑर्डिनेशन भी कमजोर है। रिफॉर्म्स में जरूरत है अधिक फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की, साथ ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव पावर, टाइम बाउंड कंप्लेंट रेजोल्यूशन, डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और ग्रामीण तथा ट्राइबल क्षेत्रों में ज्यादा आउटरीच की। कंक्लूजन ये है कि एनसीडब्ल्यू को केवल एडवाइजरी बॉडी नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्टर के रूप में विकसित करना जरूरी है। Q6 सेक्शन 17A पर स्प्लिट वर्डिक्ट। छठा प्रश्न प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A पर है। सेक्शन 17A 2018 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। यह कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल डिसीजन से जुड़े मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले प्रायर अप्रूवल जरूरी हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक हैरेसमेंट से बचाया जाए और वे बिना डर के निर्णय ले सकें। अब स्प्लिट वर्डिक्ट का अर्थ है कि जजों की राय अलग अलग हो जाती है। ऐसे में मामला लार्जर बेंच या थर्ड जज के पास जाता है, जिससे लीगल अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पर यह होता है कि सीबीआई, लोकपाल और अन्य एजेंसियों में कंफ्यूजन बढ़ता है। इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है और अकाउंटेबिलिटी कमजोर होती है। डिटरेंस कम हो सकता है और अप्रूवल शील्ड की वजह से ब्यूरोक्रेटिक डिले भी बढ़ सकता है। एंटी करप्शन एनफोर्समेंट पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि प्रोसीजरल हर्डल्स बढ़ जाते हैं और यदि इसका मिसयूज हुआ तो प्रभावशाली अधिकारियों को बचाने का टूल बन सकता है। हालांकि बैलेंस्ड व्यू यह है कि पॉलिसी डिसीजन को प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन इसे करप्शन प्रोटेक्शन टूल नहीं बनने देना चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्लियर गाइडलाइंस, ट्रैप केस और पॉलिसी डिसीजन में अंतर तथा टाइम बाउंड अप्रूवल मैकेनिज्म जरूरी है। Q7 कोड ऑफ वेजेज 2019। सातवां प्रश्न कोड ऑफ वेजेज 2019 पर आधारित है। यह भारत के लेबर रिफॉर्म्स का एक प्रमुख हिस्सा है। कोड ऑफ वेजेज ने 4 पुराने कानूनों को मर्ज किया है: मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इस कोड ने वेज की यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी है और सेंटर को फ्लोर वेज तय करने की शक्ति दी है। इसके अंतर्गत मिनिमम वेज कवरेज का दायरा बढ़ाया गया है और टाइमली पेमेंट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जेंडर वेज इक्वालिटी को मजबूत करने का भी प्रयास किया गया है। अब प्रश्न पूछता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन डिले क्यों हुआ। इसका कारण यह है कि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए राज्यों को अपने नियम बनाने होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच असहमति, एमएसएमई पर कंप्लायंस बर्डन की चिंता और डिजिटल सिस्टम की तैयारी न होना भी कारण है। साथ ही लेबर रिफॉर्म्स राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। यदि ये लागू होता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि इनफॉर्मल वर्कर्स को वेज सिक्योरिटी मिलेगी, शोषण कम होगा, लेबर फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा और महिलाओं के लिए फेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे छोटे उद्योगों पर कॉस्ट प्रेशर और कुछ लो मार्जिन सेक्टर्स में जॉब कट्स का खतरा। कंक्लूजन ये है कि कोड ऑफ वेजेज एक मेजर लेबर रिफॉर्म है, लेकिन इसे बैलेंस तरीके से और स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी के साथ लागू करना जरूरी है। Q8 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP। यह प्रश्न कहता है कि ODOP केवल ब्रांडिंग इनिशिएटिव नहीं है बल्कि एक रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, ODOP का मुख्य मॉडल है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन। मतलब हर जिले को एक खास प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के साथ जोड़कर वहां के लोकल MSME, आर्टिजन्स और GI प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इससे वैल्यू चेन मजबूत होती है, ब्रांडिंग बेहतर होती है और मार्केटिंग का स्कोप बढ़ता है। अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो ODOP का सबसे बड़ा फायदा है लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, खासकर ग्रामीण युवा और महिलाओं के लिए। ये MSME क्लस्टर्स को बूस्ट करता है और लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। जब गांव में रोजगार बढ़ेगा तो माइग्रेशन प्रेशर भी कम होगा। और एक बहुत पॉजिटिव पहलू यह है कि ODOP ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और स्किल्स को रिवाइव कर सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ये स्कीम ई-कॉमर्स और ग्लोबल मार्केट से बेहतर मार्केट लिंकेज देती है। ये पैकेजिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट में मदद करती है। साथ ही लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की दिशा में काम करती है। लेकिन ODOP की कई लिमिटेशन भी हैं। कई जिलों में क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन कमजोर है, छोटे प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट नहीं मिल पाता, ग्रासरूट लेवल पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैपेसिटी कमजोर रहती है, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी हैं। कुछ जगह प्रोडक्ट डुप्लीकेशन का रिस्क भी है, यानी अलग अलग जिले एक ही प्रोडक्ट को क्लेम करने लगते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डिजाइन इनोवेशन की कमी भी एक बड़ी समस्या है और कई बार मिडलमैन डोमिनेंस की वजह से प्रोड्यूसर्स को सही प्रॉफिट नहीं मिल पाता। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाए और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाएं। क्रेडिट सपोर्ट, एक्सपोर्ट सपोर्ट और ट्रेनिंग को मजबूत किया जाए। साथ ही GI टैगिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि ODOP इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ का पावरफुल टूल बन सकता है अगर इसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और मार्केट एक्सेस के साथ मजबूत सपोर्ट दिया जाए। Q9 इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे यानी IDPD। ये प्रश्न डेटा प्राइवेसी को डिजिटल एज में एक फंडामेंटल गवर्नेंस चैलेंज बताता है।
आज भारत में डिजिटल गवर्नेंस तेजी से बढ़ रही है, खासकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए, जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इसी के साथ डेटा मिसयूज, प्रोफाइलिंग, साइबर फ्रॉड और डेटा लीक के खतरे भी बढ़ रहे हैं। डेटा प्राइवेसी गवर्नेंस चैलेंज इसलिए बनती है क्योंकि आज पर्सनल डेटा सीधे वेलफेयर डिलीवरी से लिंक हो गया है। कई प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स सिटीजन डेटा को मोनेटाइज करते हैं और सबसे बड़ा रिस्क है सर्विलांस बनाम सिविल लिबर्टीज का। अगर डेटा ब्रीच होते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। अब भारत की प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी केस 2017 में राइट को प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया। इसके बाद डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क आया। साइबर सिक्योरिटी के लिए सर्टेन जैसी संस्थाएं एडवाइजरी जारी करती हैं और डीपीआई प्लेटफॉर्म्स की अडॉप्शन भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सिटीजन्स में डेटा लिटरेसी कमजोर है, डेटा लीक और साइबर अटैक बार बार हो रहे हैं। डेटा रेगुलेटर की एनफोर्समेंट कैपेसिटी लिमिटेड है। कई बार कंसेंट मैकेनिज्म केवल फॉर्मल होता है, मीनिंगफुल नहीं, और इनोवेशन बनाम रेगुलेशन का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही अलग अलग एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। वे फॉरवर्ड में जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। सभी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स में प्राइवेसी बाय डिजाइन अप्रोच अपनानी होगी। डेटा ब्रीच पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट और एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड लागू करने होंगे और डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन चलाना भी जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि भारत को ट्रस्ट बेस्ड डीपीआई एक्सपेंशन सुनिश्चित करना होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेफगार्ड्स अनिवार्य हों। Q10 गवर्नर का स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस। यह प्रश्न गवर्नर के एड्रेस की संवैधानिक स्थिति और महत्व पर है। गवर्नर का एड्रेस एक संवैधानिक परंपरा है जो राष्ट्रपति के एड्रेस जैसी है। गवर्नर 2 अवसरों पर स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है। पहला, जनरल इलेक्शन के बाद पहली सेशन की शुरुआत में। दूसरा, हर साल की पहली सेशन की शुरुआत में। इस एड्रेस का महत्व यह है कि इसमें सरकार अपनी पॉलिसीज और एजेंडा को लेजिस्लेचर के सामने रखती है। ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। ये एक सिंबॉलिक लिंक बनाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच। और इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पर डिबेट होती है जिसमें विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्पीच कौन तैयार करता है? ये स्पीच गवर्नर नहीं लिखता बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करती है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और उसे एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है। अब सवाल है कि क्या गवर्नर एड्रेस देने से मना कर सकता है? जनरल रूप से जवाब है नहीं, क्योंकि ये सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट है। अगर गवर्नर मना करेगा तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और फेडरल टेंशन पैदा कर सकता है। आज के समय में गवर्नर ऑफिस पर पॉलिटिसाइजेशन के आरोप बढ़े हैं। असेंट में देरी, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में बाधा और अपोजिशन रूल स्टेट्स में फेडरल फ्रिक्शन जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। कंक्लूजन ये है कि गवर्नर एड्रेस एक की कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है और इसका इनकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर कर सकता है। Q11 आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ACI। ये प्रश्न ACI की भूमिका और भारत को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनाने में इसके योगदान पर है। दोस्तों, ACI का मुख्य रोल है इंडिया में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना। ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा, आर्बिट्रेशन सेंटर्स को एक्रेडिट और ग्रेड करेगा और आर्बिट्रेटर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत की कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आर्बिट्रेशन में भी डिले हो जाते हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होता है। कई कंपनियां सिंगापुर या लंदन जैसे फॉरेन आर्बिट्रेशन हब को प्रेफर करती हैं। अगर ACI प्रभावी तरीके से काम करे तो भारत में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स मिलेंगे और टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संभव होगा। जुडिशियल इंटरवेंशन कम होगा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट मजबूत होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। ओवर रेगुलेशन से आर्बिट्रेशन की इंडिपेंडेंस प्रभावित हो सकती है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं और कोर्ट्स में अवार्ड एनफोर्समेंट में देरी भी बड़ी समस्या है। वे फॉरवर्ड में फास्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस और ACI को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। साथ ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडिया बेस्ड आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना होगा। कंक्लूजन ये है कि ACI भारत के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को मजबूत बना सकता है अगर ये इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल तरीके से काम करे। Q12 पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच। यह प्रश्न पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस पर आधारित है। दोस्तों, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान के आर्टिकल 105 में दी गई है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये आर्टिकल 194 में है। इसके अनुसार मेंबर्स को हाउस के अंदर बोलने की स्वतंत्रता मिलती है और उनके स्पीच या वोट पर कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। इसका महत्व यह है कि ये फियरलेस डिबेट सुनिश्चित करता है, ये विपक्ष की आवाज को प्रोटेक्ट करता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, ये हाउस के रूल्स और प्रोसीजर के अधीन है। स्पीकर या चेयरमैन अनुशासन लागू कर सकते हैं, अनपार्लियामेंट्री रिमार्क्स को एक्सपंज भी किया जा सकता है और आर्टिकल 121 के अनुसार जजों के कंडक्ट पर चर्चा प्रतिबंधित है जब तक इम्पीचमेंट ना हो। कई बार इसका मिसयूज भी होता है, जैसे हेट स्पीच या डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बनाम सिटीजन की रेपुटेशन के अधिकार का कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है और कभी कभी अनएथिकल कंडक्ट को भी शील्ड किया जाता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि एमपीज के लिए स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट हो, एथिक्स कमेटी एक्टिव हो और प्रिविलेज को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ बैलेंस किया जाए। कंक्लूजन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, लेकिन इसे जिम्मेदारी और हाउस की डिग्निटी के साथ उपयोग करना चाहिए। Q13 नेशनल वोटर्स डे 2026। यह प्रश्न इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी डीपेनिंग से जुड़ा है।
दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे का उद्देश्य है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फैलाना और यूथ वोटर रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करना। भारत की इलेक्टोरल सिस्टम में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है मनी पावर। चुनाव में अत्यधिक खर्च, वोट बाइंग और ब्लैक मनी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरी समस्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म्स कमजोर हैं। तीसरी समस्या है इलेक्टोरल रोल इश्यू। कई बार डुप्लीकेट नाम, डिलीशन कंप्लेंट्स और माइग्रेंट वोटर्स का एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। चौथी समस्या है सोशल मीडिया का मिसयूज। फेक न्यूज, डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन से पोलराइजेशन और हेट कैंपेन बढ़ते हैं। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लिमिटेशन है, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। और एक बड़ी चुनौती है लो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब ईसीआई के हालिया रिफॉर्म इनिशिएटिव देखें तो उसने स्वीप प्रोग्राम के जरिए वोटर अवेयरनेस बढ़ाई, ई एपिक और ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी, ईवीएम के साथ वीवीपैट इंटीग्रेशन को मजबूत किया, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी लागू किया, बूथ लेवल ऑफिसर को मजबूत किया और पीडब्ल्यूडी के लिए एक्सेसिबल इलेक्शन पर फोकस किया। वे फॉरवर्ड में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पर डिबेट हो सकती है। इलेक्टोरल ऑफेंस के लिए फास्ट ट्रैक कोड जरूरी हैं। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी और फेक न्यूज तथा डीप फेक पर स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए लगातार मजबूत करना होगा। Q14 एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची। ये प्रश्न कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने पार्टी डिसिप्लिन मजबूत किया है, लेकिन लेजिस्लेटिव डिबेट कमजोर कर दी है। एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य था आया राम गया राम पॉलिटिक्स को रोकना। इस कानून के अनुसार कोई एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो पार्टी मेंबरशिप छोड़ दे या पार्टी विप के खिलाफ वोट दे, और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। इस कानून की उपलब्धि ये है कि बड़े स्तर पर डिफेक्शन कम हुए, पार्टी स्टेबिलिटी और कोएलिशन डिसिप्लिन मजबूत हुआ, लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी हैं। ये लेजिस्लेटिव डिलिब्रेशन को कमजोर करता है, क्योंकि एमपीज को हर पॉलिसी मैटर पर भी विप के अनुसार वोट करना पड़ता है। इससे इंडिविजुअल कॉन्शियस और स्वतंत्र सोच खत्म हो जाती है। दूसरी समस्या है स्पीकर बायस। स्पीकर राजनीतिक व्यक्ति होता है और कई बार निर्णय में देरी या पक्षपात होता है। तीसरी समस्या यह है कि ये मास डिफेक्शन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ग्रुप डिफेक्शन या मर्जर के जरिए लोग लूपहोल का उपयोग करते हैं और इससे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बढ़ता है तथा लेजिस्लेचर रबर स्टैम्प बन जाता है। रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा सुझाव है कि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय किसी इंडिपेंडेंट बॉडी या ईसीआई को दिया जाए। निर्णय टाइम बाउंड होना चाहिए। विप को केवल कॉन्फिडेंस मोशन और मनी बिल तक सीमित करना चाहिए। इनर पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत करनी चाहिए और वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप की डेफिनेशन को क्लियर करना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जरूरी है, लेकिन इसे रिफॉर्म करके डेमोक्रेटिक डिबेट और लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखना होगा। Q15 फ्रीबीज कल्चर को कर्ब करना। यह प्रश्न कहता है कि फ्रीबीज फिस्कल डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रीबीज का मतलब समझिए। फ्रीबीज का अर्थ है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ऐसे वादे जो बिना पर्याप्त फंडिंग के किए जाते हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, लोन वेवर, बिना टारगेटिंग के कैश ट्रांसफर और फ्री कंज्यूमर गुड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीबीज और वेलफेयर में अंतर। वेलफेयर वो होता है जो टारगेटेड हो, राइट्स बेस्ड हो और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह काम करे, जबकि फ्रीबीज पॉपुलिस्ट होते हैं, फिस्कली अनसस्टेनेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए किए जाते हैं। अब पब्लिक फाइनेंस पर इसका इम्पैक्ट देखिए। फ्रीबीज से फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेप्ट बढ़ता है। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट घटता है। कई बार हिडन लायबिलिटीज भी बनती हैं, जैसे पावर डिस्कॉम लॉसेज। ये एफआरबीएम डिसिप्लिन को कमजोर करता है और प्रोडक्टिव स्पेंडिंग को क्राउड आउट करता है। वेलफेयर डिलीवरी पर भी इसका नेगेटिव असर होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स ड्रिवन स्कीम्स वेलफेयर प्रायोरिटी को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। कई बार इसका लाभ नॉन पुअर ग्रुप्स को भी मिल जाता है। लीकेज बढ़ती है और डिपेंडेंसी माइंडसेट बनता है। इससे लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कमजोर हो सकता है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर इम्पैक्ट ये है कि चुनाव गवर्नेंस से हटकर फ्रीबीज कंपटीशन बन जाते हैं। इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस कमजोर होती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। साथ ही बजटिंग में ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाती है। अब बैलेंसिंग फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? सबसे पहले वेलफेयर और फ्रीबीज की क्लियर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हर स्कीम में फिस्कल डिस्क्लोजर जरूरी हो, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेट, फंडिंग सोर्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बताई जाएं। एफआरबीएम कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट किया जाए और रेवेन्यू डेफिसिट पर कैप लगाया जाए। टारगेटिंग और डीबीटी को बढ़ावा दिया जाए ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। आउटकम बेस्ड वेलफेयर पर फोकस हो, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग। और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट के लिए इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, सीएजी स्क्रूटनी और लेजिस्लेटिव कमेटी की भूमिका मजबूत होनी चाहिए। कंक्लूजन ये है कि वेलफेयर जरूरी है, लेकिन फ्रीबीज को ट्रांसपेरेंट, टारगेटेड और फिस्कली सस्टेनेबल बनाना अनिवार्य है। Q16 एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और 7 न्यू इंटरवेंशंस। ये प्रश्न एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जुड़ा है। दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन का महत्व ये है कि ये जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत करता है और इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भी मजबूत होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स कैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस बेहतर करते हैं। एफटीए के जरिए मार्केट एक्सेस बढ़ता है, एमएसएमई को फाइनेंसिंग और सपोर्ट मिलता है और इंडियन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी मजबूत होती है। अब 7 न्यू इंटरवेंशंस का ब्रॉड अर्थ समझिए। इसमें ट्रेड फैसिलिटेशन और डिजिटाइजेशन, पेपरलेस एक्सपोर्ट और फास्ट कस्टम्स क्लियरेंस शामिल हो सकता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट और इंश्योरेंस मैकेनिज्म, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान रीजन।
क्वालिटी सर्टिफिकेशन सपोर्ट जैसे BIS ISO, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट क्लस्टर्स और लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म्स जैसे पोर्ट्स और फ्रेट कॉरिडोर। लेकिन इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बनने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जरूरी हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लैंड और पावर कम करना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को प्रभावी तरीके से लागू करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कंप्लायंस कम करना और फास्ट अप्रूवल देना, लेबर कोड्स लागू करना और इंडस्ट्री लिंक्ड स्किलिंग बढ़ाना, R&D इंसेंटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना, MSME को एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, क्रेडिट और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट सपोर्ट देना। और सबसे जरूरी है ट्रेड पॉलिसी स्टेबिलिटी, यानी प्रेडिक्टेबल टैरिफ और स्टेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। कंक्लूजन ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन तभी सफल होगा जब लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक साथ किए जाएं। Q17 MSDEWEF इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर और संकल्प। यह प्रश्न डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से रोकने पर आधारित है। दोस्तों, इंडिया के पास बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है जो एक अवसर है, लेकिन यदि स्किल्स नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इंडिया के स्किलिंग इकोसिस्टम में कई समस्याएं हैं। सबसे पहली है स्किल जॉब मिसमैच, यानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार नहीं होती। दूसरी समस्या है ट्रेनिंग क्वालिटी, क्योंकि करिकुलम आउटडेटेड है, ट्रेनर्स कमजोर हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है। तीसरी समस्या है लो एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि कई सर्टिफिकेट्स रियल स्किल्स नहीं देते। सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल स्किल्स की कमी भी है। इसके अलावा स्कीम्स का फ्रेगमेंटेशन है, यानी बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कमजोर है। रीजनल इनइक्वालिटी भी है, क्योंकि ग्रामीण और ट्राइबल एरिया में ट्रेनिंग सेंटर्स कम है। फीमेल पार्टिसिपेशन भी कम है, क्योंकि सोशल बैरियर और सेफ्टी इशू है। और इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस की वजह से ज्यादातर जॉब्स फॉर्मल स्किलिंग चैनल से बाहर हैं। अब MSDEWEF स्किल्स एक्सेलरेटर का महत्व ये है कि ये इंडस्ट्री पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल है। ये फ्यूचर रेडी स्किल्स पर फोकस करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और ग्रीन जॉब्स। ये प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देता है और ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट के बीच गैप को कम करता है। संकल्प स्कीम का उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मजबूत करना, ट्रेनिंग क्वालिटी सुधारना, आउटकम मॉनिटरिंग बढ़ाना और स्टेट लेवल स्किलिंग रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना। वे फॉरवर्ड में करिकुलम को NSQF और इंडस्ट्री डिमांड से लिंक करना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप को एक्सपैंड करना होगा, प्लेसमेंट ट्रैकिंग और आउटकम ऑडिट मजबूत करने होंगे, ग्रीन स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंसेंटिव और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि स्किल्स एक्सेलरेटर और संकल्प पॉजिटिव स्टेप हैं, लेकिन इन्हें स्केल, क्वालिटी और इंडस्ट्री इंटीग्रेशन के साथ मजबूत करना जरूरी है। Q18 जुडिशियल डाइवर्सिटी पर प्राइवेट मेंबर बिल। यह प्रश्न जुडिशियल डाइवर्सिटी और संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित है। जुडिशियल डाइवर्सिटी का अर्थ है जुडिशरी में महिलाओं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, रीजनल बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व। इसका महत्व यह है कि जुडिशरी एक इंक्लूसिव संस्था बने और पब्लिक ट्रस्ट बढ़े। जुडिशियल डिसीजन की लेजिटिमेसी मजबूत हो, कानून की व्याख्या में विविध दृष्टिकोण आए, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के आदर्श मजबूत हों और एलिट कैप्चर की परसेप्शन कम हो। लेकिन वर्तमान में कई चुनौतियां हैं। कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, हाई जुडिशरी में महिलाओं की संख्या कम है और SC, ST रिप्रेजेंटेशन भी लो है। एलिट लीगल नेटवर्क्स अपॉइंटमेंट्स पर डोमिनेट करते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए फाइनेंशियल बैरियर भी है और डाइवर्सिटी डेटा रिपोर्टिंग भी रेगुलर नहीं होती। रिफॉर्म्स में जरूरी है कि कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, डाइवर्सिटी बेंचमार्क्स बनाए जाएं जो गाइडिंग हो, लोअर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाकर पाइपलाइन मजबूत की जाए, मार्जिनलाइज्ड लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और मेंटरशिप दी जाए और अपॉइंटमेंट रीजंस को पब्लिक डिस्क्लोज किया जाए। कंक्लूजन ये है कि जुडिशियल डाइवर्सिटी लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन मेरिट के साथ फेयर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है। Q19 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST। ये प्रश्न NCST की भूमिका और ट्राइबल राइट्स से जुड़ा है। NCST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 338A के तहत बनाई गई है। यह ST के अधिकारों और सेफगार्ड्स की रक्षा करता है। इसकी भूमिका है ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना, अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, पॉलिसी और कानून पर सलाह देना और संवैधानिक सेफगार्ड्स की समीक्षा करना। यह हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। NCST ने डिस्प्लेसमेंट के मुद्दों को हाईलाइट किया है। इसने FRA और PESA के इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिया है, लैंड एलियनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई है और ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। लेकिन कई चुनौतियां हैं। PESA में ग्राम सभा पावर कमजोर तरीके से लागू होती है और कई राज्यों में इसके प्रावधान डाइल्यूट हो जाते हैं। FRA में फॉरेस्ट राइट्स की मान्यता में देरी होती है और कई क्लेम्स प्रोसीजरल कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं। माइनिंग, डैम और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट होता है और रिहैबिलिटेशन कमजोर रहता है। कई बार ग्राम सभा कंसेंट नॉर्म्स का उल्लंघन होता है। NCST की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती और एनफोर्समेंट पावर सीमित है। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम भी कमजोर है, जिससे इलीगल लैंड ट्रांसफर बढ़ता है। वे फॉरवर्ड में ग्राम सभा अथॉरिटी को मजबूत करना होगा, FRA क्लेम्स को फास्ट ट्रैक करना होगा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और कंसेंट को अनिवार्य बनाना होगा, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन की स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी होगी और NCST की रिकमेंडेशन को ज्यादा लीगल एनफोर्सिबिलिटी देनी होगी। कंक्लूजन ये है कि NCST ट्राइबल राइट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसे और एम्पावर करना जरूरी है। Q20 केस स्टडी/इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड केस स्टडी पर। इस केस स्टडी में इंडिया के कई गवर्नेंस रिफॉर्म्स बताए गए हैं, जैसे लेबर रिफॉर्म, एंटी करप्शन, वीमेन एम्पावरमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्किलिंग, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और फेडरल स्ट्रेंथनिंग। लेकिन साथ ही कई चिंताएं भी हैं। एक गवर्नेंस चैलेंजेस। सबसे पहले फिस्कल गवर्नेंस चैलेंज है। फ्रीबीज कल्चर से फिस्कल स्ट्रेस बढ़ रहा है, हिडन लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और फिस्कल डिसिप्लिन कमजोर हो रही है।
एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज में लेबर कोड इंप्लीमेंटेशन में देरी और स्टेट लेवल एनफोर्समेंट कैपेसिटी कमजोर है। अकाउंटेबिलिटी चैलेंज में सेक्शन 17 है, अप्रूवल बैरियर एंटी करप्शन एक्शन को स्लो कर रहा है और प्रोसीजरल बॉटलनेक्स बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज का पॉलिटिसाइजेशन, खासकर गवर्नर से जुड़े फेडरल फ्रिक्शन के कारण पब्लिक ट्रस्ट कम हो रहा है। राइट्स और सोशल जस्टिस चैलेंज में जुडिशियल डाइवर्सिटी लो है और एनसीडब्ल्यू होने के बावजूद जेंडर एम्पावरमेंट गैप बना हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस चैलेंज में डीपीआई एक्सपेंशन के साथ डेटा प्राइवेसी सेफगार्ड्स कमजोर हैं। और डिजास्टर गवर्नेंस चैलेंज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीवीआई प्रोटोकॉल के लिए तैयारी अपर्याप्त है। बी होलिस्टिक रिफॉर्म स्ट्रैटेजी फॉर विकसित भारत। सबसे पहले वेलफेयर और फ्रीबीज का फ्रेमवर्क क्लियर करना होगा। हर स्कीम की कॉस्ट और फंडिंग डिस्क्लोज करनी होगी। एफआरबीएम कंप्लायंस स्ट्रिक्ट करना होगा और इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनानी होगी। लेबर रिफॉर्म्स में कोड ऑफ वेजेज को स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ लागू करना होगा और एमएसएमई के लिए कंप्लायंस आसान बनाना होगा। लेबर इंस्पेक्शन को डिजिटाइज करना होगा। एंटी करप्शन के लिए सेक्शन 17A का स्कोप क्लियर करना होगा। टाइम बाउंड अप्रूवल सिस्टम बनाना होगा और लोकपाल तथा सीवीसी को मजबूत करना होगा। इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के लिए गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुसार कार्य करना होगा और फेडरल रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का पालन जरूरी है। स्किलिंग और ह्यूमन कैपिटल के लिए MSDEWEF एक्सेलरेटर और संकल्प को स्केल करना होगा। अप्रेंटिसशिप लिंक ट्रेनिंग और फ्यूचर स्किल्स जैसे AI, ग्रीन जॉब्स और डिजिटल लिटरेसी पर फोकस करना होगा। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म, फास्ट कस्टम्स क्लियरेंस, MSME इंटीग्रेशन और स्टेबल ट्रेड पॉलिसी जरूरी है। सोशल इंक्लूजन के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और डाइवर्सिटी प्रमोशन जरूरी है। NCW और NCST की कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। डिजिटल ट्रस्ट के लिए प्राइवेसी बाय डिजाइन अपनाना होगा। इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी चाहिए और साइबर ऑडिट को मजबूत करना होगा। और डिजास्टर प्रिपेयरनेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोबाइल फॉरेंसिक लैब, ट्रेनर डीवीआई टीम और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन SOP जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि विकसित भारत के लिए फिस्कल डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इंक्लूसिव गवर्नेंस और रिफॉर्म बेस्ड ग्रोथ मॉडल को एक साथ मजबूत करना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया Q1 से Q20, जो आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।